बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने अडयाला जेल से एक तहरीर भेजी। वो तहरीर बरतानवी हफ्त रोज़ा द इकॉनमिस्ट में छप गई। वो तहरीर छपने के बाद एक वावेला मच गया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने इस पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया? देखें करामत मुग़ल साहब, इस हवाले से जो डिबेट चल रही है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और सोशल मीडिया पर भी और अदरवाइज़ भी जो डिस्कोर्स है उसमें कुछ बहुत ही गैर ज़रूरी सवालात के ऊपर बात हो रही है। सही। देखिए, 5 बुनियादी सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान ने लिखा क्या है? जी। सवाल नंबर 2, जो लिखा है वो छपा कहाँ है? सही। सवाल नंबर 3, जो लिखा है क्या ये वही बात है जो वो पहले करते रहे या इसमें कुछ मुख्तलिफ है? सही। सवाल नंबर 4, अगर इसमें कुछ मुख्तलिफ है तो जो मुख्तलिफ लिखा है क्या वो दुरुस्त भी है? सही। और सवाल नंबर 5 कि अब जो लिख दिया है तो इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन 5 सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। ये देखें, ये डिबेट के शेर अफजल मरवत ने अपनी बुनियान में छुपा के ये जो है वो बाहर निकाला, या किसी जेल में किसी मौजूद सिक्योरिटी पे मामूर किसी शख्स ने कागज़ और पेन सरका दिया और ख़ान साहब ने किसी कोने में बैठ के लिख दिया और फिर वापस सरका दिया और वहाँ से आ गया। वो ज़ाहिर है कि वो डिटेल्स हैं और उसमें सिर्फ गैस वर्क है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तलाशी है। भाई, जो जाता है इमरान खान से मिलने के लिए सबको मालूम है कि वो किस प्रोसेस से होकर जाता है, जब वो बाहर जाता है तो किस प्रोसेस से होकर जाता है, उस मुलाकात के दौरान क्या कोई मौजूद होता है, नहीं होता, दीवारों के कान होते हैं या नहीं होते, दीवारों की आंखें भी होती हैं या नहीं होती। सही। ठीक है ना, ये तो सारी डिफरेंट मामला है। असल चीज़ ये है कि उसका कंटेंट क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उन्होंने लिखा क्या है, एग्जैक्टली किन अल्फाज में लिखा है। और फिर मुर्तज़ा सुलंगी का जो उनका पज़ल होना है और वो कह रहे हैं कि इट्स पजलिंग, वो क्या बनता है? क्या वाकई इसमें कोई इतनी जो है वो कोई टेंशन बन गई है हुकूमत के लिए? ये उसकी क्या बुनियादी वजह है? देखें, मजाक तो बना है, मजाक बना है मुर्तज़ा सुलंगी साहब के ट्वीट के बाद। एक और अजीब सी बहस चल रही है, लेकिन पहले मैं इन 5 बुनियादी सवालात के ऊपर बात करने पहले तो मैं आसान उर्दू में आसान अल्फाज में आपको एग्जैक्ट तर्जुमा बता देता हूँ कि खान साहब ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। सही। आर्टिकल जो है वो 1176 अल्फाज का है। अच्छा। 1171 अल्फाज जी। 1171 टोटल वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स ने एक हंगामा मचाया है। सही। और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ज़ाहिर है कि वो हमें आखिर में डिस्कस करना है। खान साहब ने जो लिखा है ना, उसकी हेडलाइन अंग्रेज़ी में और जो उसकी जो सब लाइन लिखी हुई है ना, वो मैं अंग्रेज़ी में आपको बता देता हूँ कि इमरान खान वॉर्न्स दैट पाकिस्तान्स इलेक्शंस कुड बी अ फार्स, कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात महज एक ढोंग हो सकते हैं। इमरान खान का इंतबाह, हिज पार्टी इज़ बीइंग अनफेयरली मजल्ड, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राइट्स फ्रॉम प्रिजन, जबकि उनकी जमात का गैर इखलाकी तरीके से गला घोंटा जा रहा है। इमरान खान जेल से लिखते हैं जी। और आगे जो है वो तहरीर है जो इमरान खान की एग्जैक्टली उसी अल्फाज में लिखी गई है जिस अल्फाज में इस इदारे को मौसूल हुई है। खान साहब क्या लिखते हैं? अडयाला जेल, बैरक नंबर कैदी नंबर 943, बैरक नंबर 2/3। वहाँ से ये लिखते हैं कि जनाब, आज पाकिस्तान में वफाक और सूबों की सतह पर निगरान हुकूमत का इक़्तिदार कायम है। ये हुकूमतें आइनी एतबार से गैर कानूनी हैं क्योंकि असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात में दर्ज 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। इंतखाबात आइन में दर्ज 90 दिन के अंदर नहीं हुए। अवाम को बताया गया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होना है क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनकाद सुप्रीम कोर्ट के मार्च के महीने में आने वाले फैसले के बावजूद वक्त पर नहीं हुआ, जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात 3 माह के अंदर अंदर करवाए जाएंगे। सही। लिहाजा वो हक बजानिब हैं कि उन्हें यह खदशा हो कि शायद अब भी इंतखाबात ना हों। आगे लिखते हैं खान साहब कि मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने इक़दामात की वजह से दागदार हो चुका है। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की,
बल्कि उसने मेरी जमात तहरीक इंसाफ के बेहतरीन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए हैं और हमारी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में रखना डाला और मेरे और दीगर पीटीआई लीडर्स के खिलाफ सिर्फ इस वजह से तौहीन के मुकदमात शुरू कर दिए क्योंकि हमने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। आगे लिखते हैं खान साहब कि अब इंतखाबात होते हैं या नहीं। अप्रैल 2022 में मेरे खिलाफ एक ढोंगी तहरीक अदम एतमाद के बाद से जैसे मुझे और मेरी जमात को निशाना बनाया गया, उससे एक बात तो साबित हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी इस बात के लिए तैयार नहीं कि हमें इंतखाबात के लिए फील्ड भी फराहम की जाए, कुजा ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए। सही। आगे लिखते हैं कि आखिर ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में आकर हमारी हुकूमत की रुखसती का बंदोबस्त किया। अमेरिका जो मेरी आज़ादाना खारजा पॉलिसी से खाइफ था और वजह यह भी थी कि मैंने उनकी अफवाज को अड्डे फराहम करने से इनकार किया। मैं बहुत वाज़ेह था कि हम सबसे दोस्ताना ताल्लुक़ रखेंगे और किसी भी जंग के लिए ख़ुद को प्रॉक्सी नहीं बनने देंगे। मेरा ये यकीन ऐसे ही नहीं बन गया था। मेरे इस फ़ैसले की वजह से अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होने की वजह से पाकिस्तान को होने वाले तबाहकुन नुकसानात थे, जिसमें 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे। आगे लिखते हैं खान साहब कि मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक ऑफिशियल ने वाशिंगटन में उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हमारे सफ़ीर ने हमारी हुकूमत को एक साइफ़र पैगाम भेजा। मैंने बाद में ये पैगाम देखा। मुझ तक ये हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पहुँचा और फिर इस पैगाम को वफाकी काबीना में पढ़ कर सुनाया गया। साइफ़र पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यकीन है कि अमरीकी पैगाम वाज़ेह था कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से छुट्टी की जाए, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाएं। चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत गिरा दी गई और मैंने पता चलाया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए कई माह से हमारे इत्तेहादियों और हमारी ही जमात के लोगों को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। सही। लोग हमारा तख्ता उल्टे जाने और हुकूमत की तब्दीली के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए और अगले चंद माह में तहरीक इंसाफ ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए। मुल्क के तूल अर्ज़ में बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे हुए, जिसका पैगाम वाज़ेह था कि अवाम किसके साथ खड़ी है। इन रैलियों और जलसों में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद शरीक हुई जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इन डेवलपमेंट से जिन ताकतों ने हमारी हुकूमत को निकाला था वो बौखला गई। आगे खान साहब लिखते हैं कि उनके खदशात और खौफ में इजाफा इसलिए भी हुआ कि हमारी जगह जो हुकूमत आई उसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। 18 माह में इतनी महंगाई हुई जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती और रुपए की कदर में तारीख़ी कमी हुई। सबके लिए सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस के दौरान हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तारीफ़ की। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमारी हुकूमत के दौरान साल 2021 में शरह नमू 5.8%, जबकि साल 2022 में 6.1% GDP ग्रोथ रही। आगे खान साहब लिखते हैं कि बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी कि मुझे इक़्तिदार में वापस नहीं आने देना, लिहाजा मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मेरे ऊपर 2 कातलाना हमले हुए। मेरी जमात के रहनुमाओं, वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हमारे बारे में अच्छी राय रखने वाले सहाफ़ियों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, जेलों में डाला गया और उन पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। उनमें से कई आज भी पाबंदे सलासिल हैं और आज भी अदालत उन्हें ज़मानत देती है या आज़ाद करने का हुक्म देती है तो उन पर नए मुकदमात बना दिए जाते हैं। इससे भी बुरा ये कि मौजूदा हुकूमत ने ख़वातीन को सियासत से दूर करने के लिए उन्हें दहशत ज़दा करना शुरू कर दिया है। मेरे ऊपर तकरीबन 200 मुकदमात बना दिए गए और मुझे ओपन कोर्ट में ट्रायल का मौका भी नहीं दिया जा रहा। 9 मई 2023 को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जिसमें दीगर चीज़ों के साथ अस्करी तनसीबात पर जलाओ घेराव हुआ और उनका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया। नतीजे में कई हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया और 48 घंटे के अंदर अंदर उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी गई। इस रफ्तार से वाज़ेह है कि ये सब पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ। आगे खान साहब लिखते हैं कि इसके बाद हमारे बहुत से पार्टी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया
उनके ख़ानदानों को मारने की धमकियां देकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई और टीवी इंटरव्यूज़ करवाए गए कि वो हमारी पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ को दीगर जमातों में शमूलियत पर मजबूर किया गया और कुछ को नई जमातों में भेजा गया। दीगर को दबाव में लाकर मेरे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया गया। आगे खान साहब लिखते हैं कि इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी पटन के दिसंबर के महीने में होने वाले सर्वे के मुताबिक 66% मकबूलियत के साथ सर फहरिस्त है, जबकि मेरी मकबूलियत इससे भी ज़्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन उतावला हो चुका है, वो नहीं चाहता कि हमारी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले, लिहाजा वो हर किस्म के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी साख खो रही हैं। इसी दौरान एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जो कि करप्शन पर सज़ा याफ्ता है, वो बरतानिया से वापस आ चुका है, जहां वो पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ के मफरूर के तौर पर रह रहा था। नवंबर के महीने में एक पाकिस्तानी अदालत ने उसकी सज़ा भी ख़त्म कर दी है। मुझे यकीन है कि मिस्टर शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की है, जिसके तहत वो उसे मुकदमात से बरी करवाएंगे और इंतखाबात में अपना वज़न उसके पलड़े में डालेंगे। लेकिन अभी तक अवाम की तहरीक इंसाफ के लिए सपोर्ट गैर मुतज़लज़ल है और वो सिलेक्टेड यानी चुनतखब को मुस्तरद कर रहे हैं। आगे कंक्लूडिंग लाइंस में खान साहब लिखते हैं कि इन तमाम हालात व वाक़यात के दौरान 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं। हर जमात को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त है मासवाए तहरीक इंसाफ। मैं जेल में हूँ, कैद तन्हाई में रखा गया है। अजीबो गरीब बेसरोपा इल्ज़ामात हैं, जिनमें गद्दारी का इल्ज़ाम भी शामिल है। हमारे जो चंद पार्टी रहनुमा आज़ाद हैं और जो अंडरग्राउंड नहीं भी हैं, उन्हें वर्कर कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। जहां भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, उन्हें पुलिस की बर्बरियत का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो वह तबाहकुन होंगे, महज एक ढोंग होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को उसके कैंपेन चलाने के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। इंतखाबी अमल के साथ ऐसा मजाक मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बनेगा, जिसके नतीजे में पहले से मुतज़लज़ल मईशत मज़ीद लड़खड़ा जाएगी। आगे खान साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं, जिसके ज़रिए सियासी इस्तेहकाम और कानून की अमलदारी लौट सकती है और साथ ही एक मकबूल जमहूरी हुकूमत आकर नहायत ज़रूरी इस्लाहात कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इन मुश्किलात से छुटकारे का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से महसूर करदा जमहूरियत की वजह से हम हर महाज पर मुतज़ाद सिमत में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये है कुल मिलाकर वो तहरीर। 1171 वर्ड्स अंग्रेज़ी में, उर्दू में मैंने इसको हर्फ बहर्फ ट्रांसलेट किया तो शायद चंद अल्फाज का इजाफा या कमी हो गई हो। सही, ज़बानें मुख्तलिफ हैं, ट्रांसलेशन में ऑब्वियसली हो जाता है। ये है वो जो खान साहब ने लिखा है। अब अगला सवाल ये कि छपा कहाँ है, जिसके हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ट्वीट किया। मैं पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब का ट्वीट बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट है वो क्यों मैटर करता है और अब एग्जैक्टली इसमें जो लिखा है इसमें मुख्तलिफ क्या है। पहले जितनी भी बातें अभी तक मंजर आम पर हैं उनसे क्या डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा होगा ये तो तकरीबन वही बात है, ये तो यानी कि इमरान खान के मुंह से नहीं तो उनकी जमात के किसी जो कोर कमेटी के लोग मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर खान के मुंह से ये जो चल खान साहब का पैगाम बाहर पहुंचाते हैं, जो ये इस वक्त इंतखाबात की सूरत हाल है, जो गिरफ्तारियां हैं, जो पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, उसके हवाले से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन यही बात होती है। तो मुख्तलिफ क्या है, जो मुख्तलिफ है वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं है, इस हवाले से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बताता है और फिर जो लिख दिया तो इससे क्या होगा। जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब है ना, उन्होंने ट्वीट किया कि टुडे यानी कि आज हम लिख रहे हैं, जो एडिटर है द इकोनॉमिस्ट का, कि जो आर्टिकल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने लिखा है, ये बड़ी पजलिंग, ये बौखला देने वाली बात है और डिसकंसर्टिंग है दैट के इतना स्टीम्ड मीडिया आउटलेट जो है, इतना जो है वो मशहूर मारूफ ख़बर रसां इदारा, उसने एक आर्टिकल लिख दिया एक ऐसे शख्स के नाम पर जो कि जेल में है, जो कि सज़ा याफ्ता है। हम यकीन रखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म प्रमोट की जाए। हम जानना चाहते हैं कि ये एडिटोरियल डिसीजन किस तरीके से लिया गया और क्या कुछ सोचकर जो है वो साख को द इकोनॉमिस्ट के इतना नुकसान पहुंचाया गया इस कंटेंट के ज़रिए। हम ये भी जानना चाहेंगे इकोनॉमिस्ट ने इससे पहले कोई घोस्ट आर्टिकल्स लिखे हैं कि किसी जेल में मौजूद पॉलिटिशियन के,
कि दुनिया के किसी भी हिस्से से, और अगर जेल में मौजूद जो सज़ा याफ्ता लोग हैं वो आज़ाद हैं इस बात में कि वो मीडिया को लिख सकते हैं, तो क्या वो ये जो वन साइडेड ग्रीवेंसेस हैं, ये एक तरफा, जी, एक सिर्फ इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू, तो सिर्फ इमरान खान का, गुफ्तगू तो सिर्फ इमरान खान की है, तो ये क्या इसकी आज़ादी? इमरान खान का काकड़ साहब के बयान पर लिखे। अच्छा, ये जो लोग मुर्तज़ा हैं सोलंकी साहब ने लिखा ना, मुर्तज़ा सोलंकी साहब देखें, मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस मुल्क खुद के, जर्नलिस्ट, नहीं, इस मुल्क के वज़ीर इत्तलाआत हैं, इस मुल्क जी, के निगरान वज़ीर इत्तलाआत, और पीटीवी ये समझो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी आज़ादी इज़हार राय और प्रेस फ्रीडम कितनी है। इमरान खान जो है वो जिस मुकदमे में सजा याफ्ता या जेल में है, मुअत्तल हो चुकी है उनकी सजा। वो इंसानियत के कत्लेआम का मुकदमा नहीं है, वो दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, वो कोई ऐसी बगावत चीज़ का नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जिन की आशीर्वाद से, जिनके इश्क के तुफैल ये निगरान वज़ीर इत्तलाआत बने हैं, जिनसे ये मुलाकातें भी लंदन में करके आए थे, वो भी इसी स्टेटस के साथ लंदन में बैठ के इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। वो स्टीफन सैकर के पास जो इसहाक डार गए थे इंटरव्यू देने के लिए, छतरोल हुई थी, तो जिसमें अपनी गर्दन गुजा रहे थे कि मेरे यहाँ पे बड़ा मसला हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा इतने साल से। वो वहाँ पर जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, वो जो मियाँ साहब रोज़ाना वो बादाम चबाते हुए एवन फील्ड अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ या हसन नवाज के दफ्तर की सीढ़ियाँ उतर के आते थे और मीडिया से टॉक करते थे, मियाँ साहब का भी एग्जैक्टली यही स्टेटस। बिल्कुल। तो ये बरियतें भी हुई है ना नवंबर जी में। जी। दूसरी बात ये कि आप जिस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं, 180 साल की उसकी हिस्ट्री है। 1843 और वो दावत देता है 1843 में जिस इदारे ने काम शुरू किया, और वो दुनिया के मौकर तरीन जरीदों में से एक जरीदा यानी आप फिंगर टिप्स के ऊपर गिन लेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, कुछ ऐसे वो हैं जिनको पूरी दुनिया में पढ़ा नहीं जाता, दुनिया में माना जाता है, यकीन किया जाता है। लोग अपनी यानी कि गाइडेंस के लिए, अपने किबले दुरुस्त करने के लिए, बट ये जो वो कह रहे हैं, ये उन्होंने स्टोरी नहीं छापी जी, ये उनके रिपोर्टर की स्टोरी नहीं है, ये उनका ओपिनियन पीस नहीं है, ये उनका एडिटोरियल नहीं है। वो बता रहे हैं कि इमरान खान राइट्स फ्रॉम प्रिजन। देन ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब जब इनको कमर ज़मान कायरा देने के लिए गए, मुबारकबाद कि आप बन गए निगरान वज़ीर इत्तलाआत, इन्होंने अपने ड्राइंग रूम में 202 तस्वीरें आवेज़ा की हुई थी। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की। बिल्कुल। जुल्फ़कार अली भुट्टो जिसकी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड, जी, जेल से, वो जेल से उनके खतूत, उनकी तहरीरें जी, वो छपी हुई हैं, लोग पढ़ते हैं। इट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इमरान खान का दावे में उनकी अपनी पॉलिटिकल गेन्स हो सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट इट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये आप वाकई ही यही सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा, ये जो जितनी बातें, खैर इसके ऊपर तो अलहदा से पूरी एक वीडियो हो सकती थी, बट नाउ जस्ट कमिंग टू जो लिखा है उसमें मुख्तलिफ क्या है। खान साहब ने तकरीबन ये सारी बातें पहले की हुई हैं। एक चीज़ जो उन्होंने फर्स्ट टाइम खुद इन अल्फाज में इस तरीके से कही है, वो कही है उन्होंने कि एक तो आज़ाद खारजा पॉलिसी से अगली जो लाइन उन्होंने कही ना कि अमेरिका को मसला क्या था, अड्डों वाला, उन्होंने कहा कि अड्डे मैं नहीं दे रहा था। जी। अब क्या ये बात दुरुस्त भी है? देखिए, ये आपको कोई लिख के नहीं देगा, नोबडी विल गिव इट टू यू इन राइटिंग। सही सवाल से इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना मज़ीद कुछ सवाल हैं जिन पे आप काम करें। वो सवाल ये है कि जिस वक्त ट्रंप चला गया और जो बाइडन आ गया, जो बाइडन ने 14 अप्रैल को जो रूज़वेल्ट रूम है वहाँ पर साउथ वाले एरिया में, वाइट हाउस में, वहाँ पर खड़े होकर एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने कहा था कि 20 साल पहले जो मेरे प्रीडेसेसर हैं, पेशरो बोलते हैं ना जी, उन्होंने यहीं पे खड़े होके अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई का ऐलान किया था। आज 20 साल के बाद मैं यहाँ पे खड़े होके इनखला का ऐलान कर रहा हूँ। सही। साथ ही उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि लेकिन हम रीजन में अपनी प्रेजेंस रखेंगे फॉर ओवर द होराइजन ऑपरेशंस। इस अफगानिस्तान के इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए, ड्रोन अटैक्स के लिए,
कोई और आपको जो है वो टारगेटेड स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं, कहीं पे हमला करना पड़ता है, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है ओवर द होराइजन ऑपरेशन। सही। अब अफगानिस्तान के इर्द गिर्द देख लें, ईरान मुमकिन ही नहीं है, चाइना मुमकिन ही नहीं है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया नहीं अलाउ करेगा जी। अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ पर है, उनकी प्रेजेंस, लेकिन उस तरीके से बेसिस जब ये इस तरीके से इनकला हो रहा है तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान आगे इंडिया, इंडिया दे सकता है लेकिन इंडिया कैसे वो पाकिस्तान के ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर से कैसे जाएगा, चाइना से कैसे जाएगा, अरेबियन सी से कैसे जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी के बाद भी एक तरफ ईरान आ जाता है, एक तरफ पाकिस्तान आ जाता है। बिल्कुल सही। तो इंडिया भी पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि ये जब ड्रोन्स यानी कि जब ये चले भी गए थे, एक इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं जी, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अभी भी ड्रोन स्ट्राइक्स जो हो रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, रास्ता भी उन्होंने बताया था, इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए थे। और फिर एक बात चली थी कि कतर से B-52 बॉम्बर उड़ते हैं और अमेरिका ने 5th फ्लीट जो है उसमें ऐड किया है एक पूरा जो कोर स्ट्राइक ग्रुप है, 7th फ्लीट से यहाँ पर लेके आए और उस बहरी बेड़े से उड़ते हैं, साथ में ड्रोन्स भी और दीगर तैयारे भी, और फिर वो जाते हैं और अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक्स कैरी का आउट करके आते हैं। बट इस डिटेल से हट के जेक सुलिवन से ये सवाल हुआ था, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, उसने कंफर्म किया था कि यस वी आर इन टॉक्स। उसने ये नहीं कंफर्म किया था कि हम किन के साथ टॉक्स में हैं। लेकिन विलियम जोसेफ बर्न्स, CIA के डायरेक्टर, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ही केम टू पाकिस्तान जस्ट बिफोर दी विड्रॉल, जून के महीने में जी। और जून के महीने में उसने यहाँ पे मुलाकातें की थी CIA के डायरेक्टर ने। और इंटरेस्टिंगली 6 या 7 जून एक ख़बर चली थी बड़ी मिस्टीरियस कि इमरान खान ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया। जी, उन्होंने कहा था अपने लेवल पे मिलो जाके। उन्होंने कहा था कि तुम आपका काउंटर पार्ट बनते हैं ISI के चीफ, उनसे मिलो जी। उसके 7 या 8 दिन के बाद एक इंटरव्यू हुआ जो एक्सियोस ऑन HBO ने किया, जिसमें उसने पूछा कि आप अड्डे दे रहे हैं, बात चल रही है अड्डे देंगे, ये बात चल रही थी। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट उस इंटरव्यू का है जी, और बड़ा एब्रप्ट और वो था, ये सारा चल रहा था। वो जो सवालात हो रहे थे तो ये लिख के तो कोई नहीं देगा, अलबत्ता मल्टीपल सोर्सेज के साथ बात करने के बाद आई कैन टेल यू कि यस दिस इज़ करेक्ट। एम्बेसडर अब्दुल बासित वो हर क्वार्टर के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पर उनके जानने वाले हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, कॉलीग्स हैं, सब कुछ है। ही कन्फर्म्स इट ओपनली इन हिज वीडियोज़, इन हिज प्रोग्राम्स, मेरे साथ प्रोग्राम में कि यस दैट वाज द केस एंड देयर आर मल्टीपल। BBC ने बड़ी मशहूर ज़माना स्टोरी की थी। हाँ, अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि अब जो लिख दिया है तो इससे क्या होगा। होगा क्या? देखें, होगा, जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, कुछ तेज़ियाँ आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में आएगी। लेकिन देखें, आलमी मीडिया का जो रुख है ना, आलमी मीडिया जाहिर है कि एक इशू बढ़ता है, उसको फॉलो करता है, फिर तवज्जो जो है वो हट जाती है, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही होती है। ये 1171 लफ्ज़ हैं जिन्होंने उन सब की नज़रें, लेंसेज जो है ना वो मोड़ दी हैं वापस पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान में रावलपिंडी में अडियाला जेल की बैरक नंबर 2/3 और उसमें कैदी नंबर 943, उसके ऊपर कि ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और माइक्रोस्कोपिक लेंस खुर्दबीनें लगा के, अब बांग्लादेश में भी हो रहा है इलेक्शन, इंडिया में भी होना है इलेक्शन, पाकिस्तान में भी 50 मुल्कों में इस साल इलेक्शन है, पूरी दुनिया में। तो उस मारा मारी और हंगामा खर्जी के दौरान अचानक जो पाकिस्तान का इलेक्शन और पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बेसिकली एक मरतबा फिर लाइमलाइट में आ गया। अदरवाइज ऑन एक दबाव जाहिर है, अदरवाइज मुर्तज़ा सोलंकी रिएक्ट ना करते। जाहिर इंटरनेशनल मीडिया जब छापने लग जाता है, जब इस एक रिपल इफेक्ट होता है
जी यानी आप पानी में पत्थर फेंके ना, तो पत्थर जहाँ पे गिरता है ना, वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आती है, वो आवाज़ आप अच्छी से निकाल सकते हैं। वो जो आवाज़ आती है उसके बाद लहरें बनती हैं, उसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। जी जो लहरें हैं ना वो फिर साहिल तक आती हैं। जी तो ये भी इसी तरीके से जो ख़बर है इकोनॉमिस्ट की, ये रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। और इसको मैंने तो कम से कम खोल के जब मैंने इसको सर्च किया था तो 100-150 तो मेरी नज़रों से गुजरा इंटरनेशनल मीडिया जिन्होंने रीप्रोड्यूस किया है, सही। जिन्होंने रिप्रोड्यूस किया है कि इमरान खान ने दी इकोनॉमिस्ट को ये लिखा है और दी इकोनॉमिस्ट ने ये छापा है। सही। तो 150 तो अगर मैं बता रहा हूँ 100-150 आप सर्च करेंगे एवरीवन। पाकिस्तान का कौन सा मीडिया जिसने रिप्रोड्यूस नहीं किया? जियो टीवी की वेबसाइट से लेके उठा के आप जी जी बिल्कुल किसी भी उस पर चले जाएं तो वो मौजूद है। तो एक मरतबा जिसे ना इसने रिपल इफेक्ट क्रिएट किया और तमाम फोकस एक मरतबा फिर आके इस मामले पे होंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।